गुड मॉर्निंग बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल हमने एक लेसन स्टार्ट किया था, न्यू लेसन जो था हमारा, जिसका नाम है लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो इसी लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे हम, जिसमें हमने ये जाना था कि सोशल जस्टिस जो है इसकी जरूरत क्या है, नीड फॉर सोशल जस्टिस, यानी हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल है, या फिर हम ये कहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन दिया गया है, अलग अलग प्रोविजन जो दिए गए हैं सोशल जस्टिस के लिए। तो उन प्रोविजंस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उस भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में भी इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये शुरू करते हैं हम। लॉ और सोशल जस्टिस में हमने कल जाना था कि फॉर्म ऑफ एक्सप्लोटेशंस की जो शोषण होता है, कि वो शोषण की फॉर्म्स कितनी हैं, कि जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाला जो वर्कर है उसके साथ किस तरीका का एक्सप्लोटेशन जो है किया जा सकता है, या फिर आप ये कहिए कि जैसे उनको वर्किंग आवर्स जो है वो ज्यादा करवाया जाए उनसे, और उनको लेबरिंग की जो वेज होती है वो कम दी जाए। तो इस तरीके से उनके साथ शोषण किया जा सकता है। साथ ही साथ जो आपके कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स के साथ भी अलग अलग तरीके का जो एक्सप्लोटेशन है वो होता है। उसके बाद हमने जाना कि नीड फॉर लॉ, यानी कानून की जरूरत क्या है, क्यों हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवाने के लिए कानून जो है वो बनाए हैं। तो नीड फॉर लॉ जो था ये हमने जाना, ताकि कम से कम मिनिमम जो वेज एक्ट एक लाया गया था जिसमें सभी लोगों को मिनिमम वेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंट्स होते हैं उनमें जो सेफ्टी जो स्टैंडर्ड होते हैं उनको ध्यान में रखा जाए, ताकि कोई भी मिसहैपनिंग जो है उनके साथ ना हो। इसके अलावा जो है जो वर्क प्लेस है उस पर जो सेफ्टी के लिए जो मेजरमेंट है वो रखे जाते हैं कि वो चीजें आपके पास अवेलेबल हो। साथ ही साथ कंज्यूमर्स जो है उनको अच्छी क्वालिटी का या हाई लेवल का जो क्वालिटी है वो प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि उनका जो जिस चीज के लिए वो पैसे दे रहे हैं आपको वो बढ़िया क्वालिटी को उनको मिल सके। तो ये सारी चीजें हमने जानी थी। साथ ही साथ जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ जिस तरीके का एक्सप्लोटेशन होता है कि फैक्ट्री वगैरह के अंदर उनसे काम किसी भी तरीके का ना करवाया जाए। तो ये सारी चीजें हमने कल जाना। अब उसके बाद हमने बात की इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, कानून जो है वो किस तरीके से इन्फोर्समेंट करता है। अब सिर्फ कानून बना देने से ही हर काम नहीं सोल्व होता है, कानून बनाने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी जरूरी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टाइम टू टाइम जो है जो भी पॉलिसीज उसने बनाई है उनको टाइमली जो है रेगुलरली चेक करते रहे, ताकि लोग जो हैं उनके अंदर इस बात का डर रहे कि भाई अगर आपने कोई भी लीगल तरीके से कोई भी वर्क करने की कोशिश की तो उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक रहेगा भाई वो है भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या हुई कि भोपाल के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर जब वर्कर वहां पर सोए हुए थे तो एक पॉइजनस गैस जो है वो रिलीज हुई, जिसके कारण काफी सारे लोग जो है डिसेबल हो गए और बहुत सारे इसके अंदर मर गए थे। तो उसी भोपाल गैस ट्रेजेडी की हम बात करने वाले हैं। An important example of neglect or violation of law is the भोपाल गैस ट्रेजेडी। आप ये कह सकते हैं कि जितने भी हमने कानून बनाए हैं उन कानूनों का उल्लंघन अगर हमें देखने को मिला है तो वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर ही देखने को मिला है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर कानूनों को तोड़ा गया है, उनका वायलेशन हुआ है, तो वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर ही हुआ है। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमने कानून जो बनाए हैं उन कानूनों का प्रॉपरली तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए द वर्ड मोस्ट हॉरिबल इंडस्ट्रीज ट्रेजेडी टुक प्लेस इन भोपाल 33 years ago। मतलब जो हमारा
दुनिया है, दुनिया की सबसे मोस्ट हॉरिबल अगर कोई डरावनी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी हुई है तो वो 33 साल पहले भोपाल के अंदर हुई थी, जिसे हम जानते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। तो ये जो थी ये 1984 के अंदर हुई थी। तो उस समय में बताया गया है कि ये दुनिया की सबसे डरावनी हॉरिबल जो है ट्रेजेडी हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान। और यूनियन कार्बिडाइट यानी यूसी जो था वाज एन अमेरिकन कंपनी, जो एक अमेरिकन कंपनी थी भारत के अंदर, विच प्रोड्यूस पेस्टिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड्स को क्या करती थी, प्रोड्यूस करती थी। इट हैज ए फैक्ट्री इन भोपाल, उसकी एक फैक्ट्री हुआ करती थी भोपाल के अंदर, जिसको हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। At midnight on 2 दिसंबर 1984, कब की घटना बता रहे हैं हम, ये 1984 की घटना है। कब की है, 1984 की है। अगर डेट की हम बात करें तो 2 दिसंबर, 2 दिसंबर की ये घटना है 1984 को, रात को 2 बजे जो था, सॉरी मिडनाइट का टाइम था। और उस समय में मेथिल आइसोनेट जो था MIC, विच इज ए हाईली पॉइजनस गैस, जो बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस मानी जाती है, पॉइजनस गैस मानी जाती है, विच इज ए हाईली पॉइजनस गैस स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम द भोपाल प्लांट। तो भोपाल का जो यूनियन का प्लांट था, यूनियन कार्बिडाइट का जो प्लांट था, अमेरिका की जो कंपनी थी, उसके प्लांट के अंदर जो ये पॉइजनस गैस थी उसका क्या हो गया, रिसाव होना शुरू हो गया, या फिर ये लीकेज जो थी उसकी स्टार्ट हो गई। उसके बाद देर आर सर्टेन स्टार्टिंग फीचर्स ऑफ दिस एक्सीडेंट, और इस एक्सीडेंट ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। और कारण जो था, कुछ जो सर्टेन कारण रहे जिसकी वजह से सभी लोगों का ध्यान इस भोपाल की तरफ गया, तो वो ये था, सबसे पहले about 10,000 people died within few days and many were mined। कल हमने जाना था कि भाई माइंड क्या होता है, जो अपंग होते हैं उनको हम माइंड कहते हैं। तो ये कह रहा है कि लगभग इसके अंदर, इस ट्रेजेडी के अंदर 10,000 पीपल ऐसे थे जो इस इंसिडेंट के अंदर, या आप ये कह सकते हैं इस घटना के अंदर 10,000 जो लोग थे वो कुछ ही दिनों में क्या हो गए, कुछ लोगों की तो इनमें से लगभग 10,000 की तो इसमें मौत हो गई थी, डाइड हो गए थे, और कुछ इसमें से जो थे अपंग जो थे वो हो गए थे। तो काफी लोगों को इसमें लॉस हुआ। नेक्स्ट इसमें बताया कि मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सप्लोटेड ऑफ द पॉइजनस गैस केम फ्रॉम पुअर वर्किंग क्लास फैमिलीज। अब ये कह रहे हैं कि जो ये ज्यादातर जो लोग थे, जो एक्सप्लोशन हुआ, जो पॉइजनस गैस सामने आई, इससे लोगों की जो गरीबी थी वो बढ़ती चली गई, और वर्किंग क्लास की जो फैमिलीज थी, ऑफ विच नियरली 50,000 आर स्टिल टू सिक टू वर्क, यानी अब उनके पास काम, कोई काम जो था वो नहीं बचा था, हालत काफी खराब हो गई थी। और ऐसे में अगर मान लीजिए आपके पास कोई काम है और वो चला जाता है, तो काम चले जाने के बाद जो लोगों की जो हालत होती है वो बड़ी मिजरेबल होती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ, 50,000 जो लोग थे उनके पास जो था काम चला गया था। और इस तरीके से अमंग द पीपल हु सर्वाइव्ड, इसीलिए जो लोग वहां सर्वाइव करना चाहते थे, मैंने डेवलप्ड सर्वल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी उनको सांस संबंधी, जो वहां रुक गए थे और उन्होंने उस स्थान को नहीं छोड़ा, और गैस के रिसाव के कारण जो था उनके सांस संबंधी, यानी आप ये कह सकते हो कि रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर था वो स्टार्ट हो गया, सांस संबंधी बहुत सारी बीमारियां उनको लगी। और जो था आई प्रॉब्लम, जिस तरीके से जैसे आंखों में कोई दिक्कत होना, या फिर अदर डिसऑर्डर्स, दूसरे डिसऑर्डर्स जो थे, जैसे किसी की स्किन के अंदर एलर्जी हो गई, या किसी के बॉडी पार्ट ही पूरा डैमेज हो गया उसकी वजह से। तो काफी डिसऑर्डर जो थे वो इस टाइम देखने को मिले इस गैस के कारण। और चिल्ड्रंस आल्सो डेवलप्ड मैनी अबोर्नाइजेशन, मतलब बच्चों के साथ काफी जो बच्चे थे वो अब जो थे वो अब नॉर्मल नहीं रहे, उनकी जो स्थिति थी वो काफी खराब हो चुकी थी, और उनका जो डेवलपमेंट था वो भी एक तरीके से अब नॉर्मलाइज हो चुका था। उसके बाद है कि भाई द डिजास्टर मे नॉट बी कॉल्ड एन एक्सीडेंट बिकॉज, आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसा हुआ, देखिए क्या हुआ रात के समय में कि भाई गैस रिसाव हो गया, 10,000 लोग इसमें मारे गए, कुछ अपंग हो गए, और काफी लोग जो थे वो इससे काफी मिजरेबल स्थिति से गुजरे।
इस भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। अब आप कहोगे गैस का लीक होना कोई एक जो था ऐसा नहीं है कि भाई ये किसी ने जानबूझ के किया, तो ये एक्सीडेंट का रूप दे सकते हैं, बट ये कह रहा है कि आप इस भोपाल गैस ट्रेजेडी को जो था एक्सीडेंट का नाम नहीं दे सकते हैं। भाई लीकेज होना आप कहोगे ये तो भाई क्या करे, भाग्य में ऐसा लिखा होगा उनके, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि आप इसे एक्सीडेंट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर मान लीजिए ये नेचर की वजह से ऐसा होता या ऑटोमेटिकली अपने आप, भाई आपने काफी सेफ्टी कर रखी है उसके बावजूद अगर गैस लीक हो गई, तब हम मान सकते हैं कि भाई ये एक्सीडेंट था और इसमें लोग मर गए, तो चलो उनकी किस्मत में था। लेकिन ये जो था क्योंकि इस के बारे में कंपनी को, इंडस्ट्री को काफी पहले पता था और वो चाहते तो टाइम रहते कुछ सेफ्टी जो मेजरमेंट है वो कर सकते थे। अगर वो टाइम पर अभियान चलाते या काफी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो चीजें प्रोविजन में दी हुई है कि आपको कौन कौन सी चीजें इसके अंदर रखनी है, तो अगर वो उन चीजों को फॉलो करते तो शायद ये जो भयंकर घटना उस समय में भोपाल के अंदर हुई वो ना होती, इसीलिए इसको एक्सीडेंट नहीं कहा जा सकता। तो आगे देखिए इसमें बताया गया है कि द डिजास्टर मे नॉट बी कॉल्ड एन एक्सीडेंट बिकॉज कारण जो है यूनियन कार्बाइड हैज बीन डिलीवरटली इग्नोरिंग द एसेंशियल सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि इन्होंने जो एसेंशियल सेफ्टी मेजर्स थे उनको माना ही नहीं, उनको किया ही नहीं, फॉलो ही नहीं किया उनको, है ना, फॉर क्विट सम टाइम इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद है अल्थो देयर वाज sufficient evidence to prove the responsibility of union कार्बाइड। अब कह रहा है कि यहाँ पर काफी सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनसे ये प्रूव होता है कि यूनियन कार्बोनेट जो थे उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रूव नहीं की, उसने जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई वो क्या था, वो लापरवाही थी, है ना। तो द कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कंपनी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, और उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हारी गलती थी जो कुछ भी यहाँ पर घटित हुआ है। उसके बाद द लीगल बैटल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग बट द विक्टिम ऑफ दिस ट्रेजेडी गोट ए मेजर्स कंपनसेशन। अब ये कह रहा है कि एक अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, ऐसी कोई घटना अगर कभी घटित भी होती है, तो उसके बाद आपको पता है कोर्ट केस चलना, उस पर बहस करना, डिबेट होना, ये वो होता रहता है। तो ऐसा ही इस केस में भी हुआ। भाई इसमें जो था काफी लंबे समय तक इसकी जो बैटल थी, लीगल जो बैटल थी यानी कानूनी जो प्रक्रिया है वो चली है, लेकिन जो विक्टिम आए हैं इस ट्रेजेडी को लेकर उनको बहुत ही कम, आप ये कह सकते हैं कि कंपनसेशन के नाम पर उनको बहुत ही कम पैसा उनको दिया गया है कि भाई ठीक है आपका पूरा परिवार इसमें खत्म हो गया तो आपको एज ए कंपनसेशन थोड़ा बहुत पैसा जो था वो कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाया गया। लेकिन कब, जब एक लीगल बैटल उसके अंदर हो चुकी थी, उसके बाद कानूनी रूप से प्रक्रिया होने के बाद, अब आप देखिए भारत जैसे देश के अंदर कितने सारे केस जो होते हैं कानून कोर्ट के अंदर पेंडिंग होते हैं, तो एक कोर्ट के अंदर अगर कोई भी केस चला हुआ है तो उसकी सुनवाई होने में बड़ा टाइम लग जाता है ना। ऐसे में बहुत सारे तो ऐसे भी हो जाता है कि जो केस करने वाला है, जिसके ऊपर या फिर जिसके ऊपर केस किया गया है, उनकी डेथ हो जाती है और कार्रवाई चलती रहती है ना। तो ऐसे ही इसी केस में भी काफी लंबे समय तक लोगों ने स्ट्रगल किया और उसके बाद उनको जो कंपनसेशन दिया गया ना, हर्जाने के रूप में जो पैसे दिए गए वो बहुत ही कम थे। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट इसका आता है कि द पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस टू गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि आज भी लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर पाने के लिए क्या करते हैं, आज भी लोगों की जो आपसी फाइटिंग है वो जारी है। लोग आज भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि भैया हमें सेफ जो ड्रिंकिंग वाटर है वो प्रोवाइड करवाया जाए। फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटी, और हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए भी इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब्स के लिए भी इतना ही स्ट्रगल कर रहे हैं। जॉब फॉर द पीपल पॉइजन बाय द यूनियन कार्बाइड, यानी यूनियन जो कार्बाइड थी, जो कंपनी थी अमेरिका की जिसके अंदर पॉइजनस गैसें जो रिलीज हुई थी, लीक हुई थी, जिसकी वजह से इतने सारे लोग मरे या डिसेबल हुए। तो कह रहे हैं कि अब भी वो लोग जो थे वो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं कि उनको काम नहीं मिल रहा है,
तो वर्क के लिए, जॉब के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। देयर सीम्स टू बी लिटिल होप फॉर दीज पुअर पीपल, और एक छोटी सी आशा की किरण आज भी इन लोगों के मनों में जिंदा है कि हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए कि हमें जो था हमारा हक मिले और इस तरह की चीजें जो है भविष्य में ना हो। तो इसके लिए एक छोटी सी उम्मीद आज भी उन लोगों के अंदर जिंदा है। उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ, यानी जो सेफ्टी लॉ है हमारे से वो कानून जिसमें सेफ्टी की बात कही गई है उनको किस तरीके से इन्फोर्समेंट किया गया है। तो द डिस्कशन ऑन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लोटेशन, अगर हम अलग अलग तरीके के शोषणों की बात करते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ टू प्लग दैम ब्रिंग अस टू सम कैलकुलेशन, कि हम जो था एक रिक्वायरमेंट जो कानून की होती है वो लेकर आए ताकि कुछ कंक्लूजन जो था, एक निष्कर्ष जो था वो निकले। और वन वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष निकल के आया है वो है कि इज दैट देयर इज नो डिरथ ऑफ लॉ, यानी यहाँ पर कोई भी ऐसा जो है कानून नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे कानून की बहुत कमी है जो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सके। बट द भोपाल गैस ट्रेजेडी इज ए क्लियर एग्जांपल ऑफ सिकनेस इन देयर इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी इस बात का एग्जाम्पल है। ये बात यहाँ पर प्रूव होती है कि भाई भारत में आज भी कानून के नाम पर सिर्फ वो कागज में लिखा हुआ है, वो कानून इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता तो 10,000 लोगों को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती इस भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर। ठीक है, तो मतलब उनका इम्प्लीमेंटेशन जो था, इम्प्लीमेंटेशन वो ठीक तरीके से नहीं हुआ, उसमें कुछ ना कुछ ढिलाई जो थी वो बढ़ती गई। ये एक एग्जांपल है, बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है। और द यूनियन कार्बाइड कॉन्स्टेंटली वायलेटेड सेफ्टी स्टैंडर्ड, और जो कंपनी थी इस कंपनी ने सेफ्टी स्टैंडर्ड के नाम पर कुछ नहीं किया, वायलेट हुए। और जो थे बट द गवर्नमेंट ऑफिशियल इग्नोर देम, साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो ऑफिसर जिनको अपॉइंटमेंट इसी बात के लिए की जाती है कि भैया वो कंपनी के जो भी सेफ्टी मेजरमेंट है, मेजर्स हैं, उनको चेक करें, टाइमली चेक करें कि सभी तरीके की गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो उन ऑफिसर्स ने भी इस चीज को काफी इग्नोर किया, और गवर्नमेंट इंस्पेक्टर कंटिन्यू टू प्रूव द प्रोड्यूसर इन द प्लांट। और गवर्नमेंट इंस्पेक्टर जो थे उन्होंने कंटिन्यू इस बात को अप्रूव किया है कि जो प्रक्रिया, जो प्रोसीजर चला हुआ था प्लांट के अंदर, डिस्पाइट रिपीटेड इंसिडेंट, कि वो चीज ऐसा नहीं है कि ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद लोग जागरूक हो गए हैं या फिर वो कानूनों का पालन करने में लग गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, ये रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो लेक्स फ्रॉम द प्लांट, और ये चीजें प्लांट के अंदर प्रकट होती हैं। तो thus instead of protesting the interest of the people, their safety was disregarded, यानी उन लोगों की सेफ्टी को एक तरीके से भुला दिया जाता है, और लोगों के मतलब उनकी प्रोटेक्शन के नाम पर सिर्फ कानून बनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, और सिर्फ उनको इस चीज के लिए सेफ्टी जो चीजें हैं उनको भुला के और वो उसी तरीके से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो उसके बाद लोग जागरूक हो गए, अवेयर हो गए, और अब आज वो इन चीजों को नहीं दोहराते हैं या फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद आता है आपका लॉ टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, यानी हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके के कानून बनाए गए हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम इंसानों का ही एक्सप्लोटेशन करते हैं, शोषण करते हैं। नेचर का भी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने इतना ज्यादा शोषण नेचर का किया है कि हमारी प्रकृति का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। और उस बिगड़ने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि भाई जो हमारे यहाँ पर आज ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, भूमि जो हमारी अत्यधिक गर्म हो रही है, वर्ल्ड गर्म हो रहा है, ओजोन जो लेयर है उसके अंदर छेद होना शुरू हो गया है ना, और जो हमारे ग्लेशियर है वो तेजी से पिघलना शुरू हो गए हैं, वो ये आप क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग एक एग्जांपल है कि हम कितनी छेड़छाड़ आज प्रकृति के साथ कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें इन कानूनों की सख्त जरूरत है, जिनके लिए हम ऐसे कानून बनाएं कि जो भी लोग हैं जो इंडस्ट्रीज वगैरह में है या
वैसे इंडिविजुअली रूप से कोई भी प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना कर पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो प्रकृति का कहर भी लोगों को ही सहना पड़ता है। तो देखिए, last for protect environment. The environment has always been treated as a free entity, and any industry could pollute the air and water without any रेस्ट्रिक्शंस, यानी बिना किसी बंदिश के आज जो लोग हैं वो एयर और वाटर को पूरी तरह से पोल्यूट कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रीज हैं वो इसको बुरी तरीके से ट्रीट करके और इनको काफी पोल्यूट कर रही है। द भोपाल डिजास्टर ब्रॉट द इशू ऑफ एनवायरनमेंट टू द फोरफ्रंट, और जो भोपाल जो डिजास्टर हुआ था ये सबके सामने इस इशू को लेकर आया है कि एनवायरनमेंट जो था इसके आगे तुमने जो इशू कर रखे हैं, एनवायरनमेंट को तुम कुछ ना समझ के जो चीजें करते हो उससे क्या जो है मिसहैपनिंग हो सकती है। तो द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू लॉ फॉर एनवायरनमेंट, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि भाई अब हमें कुछ नए कानून बनाने की आवश्यकता है। और अंडर द प्रेशर ऑफ डिफरेंट एसोसिएशन, और जब अलग अलग डिफरेंट जो एसोसिएशन थे और हमारे एनवायरनमेंट एक्टिविटीज जो थे उनके दबाव के कारण गवर्नमेंट को कुछ ऐसे कानून बनाने पड़े। तो दिस लॉ मेड इट क्लियर दैट एनवायरनमेंट इज ए थिंग दैट फ्यूचर जनरेशन विल आल्सो यूज। अब ये कह रहा है कि इसीलिए यहाँ पर एक क्लियर चीज जो समझ में आई वो ये है कि एनवायरनमेंट सिर्फ ऐसी चीज नहीं है जिसको आज आप यूज कर रहे हो कल को जरूरत ही नहीं आने वाली है। जनरेशन जो आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जो जनरेशन है, उसको भी एनवायरनमेंट की उतनी ही आवश्यकता होने वाली है जितनी आज आप लोगों को है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट इज ए थिंग, ये एक ऐसी थिंग है दैट फ्यूचर जनरेशन, जिससे आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, विल आल्सो यूज, जिसे वो भी यूज करने वाली है। तो अगर आप एनवायरनमेंट को आज इतना पोल्यूट कर दोगे कि आने वाली पीढ़ियां सांस भी नहीं ले सकती, तो वो एनवायरनमेंट का यूज किस तरीके से कर पाएंगी, है ना। तो इसीलिए आज जो हमें कानून बनाने हैं वो इन चीजों को ध्यान में रख के बनाना है कि भाई हम आज उन एनवायरनमेंट को यूज करें, साथ ही कुछ जो था पर्यावरण को इतना साफ रखें कि आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो जनरेशन है, वो भी उनको यूज कर सके। एंड इट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉय मेरली फॉर सम प्रॉफिट, और कुछ थोड़े बहुत प्रॉफिट के लिए हम अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय ना करें, ठीक है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए भी हम अपने, ऐसा नहीं कि हमको तो बस सिर्फ इंडस्ट्रीज को ही डेवलप करना है, उसके लिए चाहे हमें अपने एनवायरनमेंट को खत्म करना पड़े तो हम वो भी कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आपका आता है भाई अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार जो था whosoever, जो कोई भी पोल्यूट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा, विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डैमेज डन टू द एनवायरनमेंट, और तो वो इस चीज के लिए अकाउंटेबल होगा, ठीक है। जो भी डैमेज एनवायरनमेंट को पहुंचाएगा उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और उसके खिलाफ वही जो था सख्ती से कार्रवाई जो होगी जो हमारे कानून में लिखी गई है। एंड द पेनल्टीज विल बी इम्पोज ऑन हिम, और उसके ऊपर जो भी पेनल्टीज, यानी कानून जो कहता है कि जिस तरीके से भी कानून का उल्लंघन किया गया है उसी तरीके से उनको पेनल्टीज जो थी वो भी इम्पोज की जाएंगी। द सुप्रीम कोर्ट आल्सो हैड दैट द राइट टू लाइफ ए फंडामेंटल राइट अंडर 21 ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी राइट टू लाइफ का जो दिया गया है, राइट टू लाइफ यानी जीवन का जो अधिकार है, ये हमारे आर्टिकल 21 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, और ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है जिसमें सभी को जीवन जीने का अधिकार जो है वो प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इट इंक्लूड द राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। साथ ही साथ ये भी राइट दिया गया है कि सभी लोगों को ये अधिकार है कि वो सभी एनवायरनमेंट का फुली एंजॉय करें विद किसमें, पोल्यूशन फ्री वाटर और एयर से, ठीक है। तो ये भाई आपका लेसन था लॉ एंड सोशल जस्टिस, जो अब हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब हम इस लेसन की एक बार समरी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि इस लेसन की समरी जो है ये आपसे क्या कह रही है। तो पहला जो पॉइंट है ये कह रहा है कि लॉज आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम एक्सप्लोटेशन। कानून जो होते हैं, लॉ जो होते हैं, ये जरूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं। किन के लिए
नेसेसरी होते हैं भाई टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, लोगों को शोषण से बचाने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए। और गवर्नमेंट मेक्स लॉ टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और हमारी जो गवर्नमेंट है ये कानून बनाती है किसके लिए, तो सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के जो अलग अलग सेक्शन है उनकी सेफ्टी के लिए ऐसा करती है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है ये कह रहा है कि इट इज एसेंशियल टू मेक लॉ फॉर प्रिवेंटिंग वेरियस टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि ये जरूरी है कि हमारे यहाँ पर कुछ कानून जो थे वो बनाए जाएं, किसके लिए, जो अलग अलग जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके लिए। और जो था थर्ड इसमें आता है द गवर्नमेंट हैज पास ए नंबर ऑफ लॉ टू फिक्स मिनिमम वेज, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें पास किया गया है ए नंबर ऑफ लॉ, काफी कानून जो थे। द गवर्नमेंट हैज पास ए नंबर ऑफ लॉ, गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कानून जो है वो पास करती है टू फिक्स मिनिमम वेज, कि लोगों की जो वेज है, जो मजदूरी है, कम से कम वो मिनिमम वेज जो है वो सबको मिले काम की। एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड इंश्योर देयर सेफ्टी, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन करती है वर्कर्स के इंटरेस्ट की, और साथ ही साथ उनकी सेफ्टी जो है उनका भी ध्यान रखा जाता है कि भाई ऐसे कानून बनाए जाएं ताकि लोगों की जो सेफ्टी है वो भी ध्यान में रहे। और उसके बाद आता है सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैव आल्सो बीन प्रिस्क्राइब्ड, जो सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो भी प्रिस्क्राइब किया गया है कि अगर आप कोई भी चीज बना रहे हैं तो उसमें एक जो स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड उसमें जरूर डालें। ऐसा नहीं कि आप पैसे अच्छे ले रहे हैं लेकिन चीज जो है वो लो स्टैंडर्ड की दे रहे हैं, तो जो स्टैंडर्ड के क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है वो भी प्रिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, ये जो जरूरी जो चीजें होती हैं उनके जो प्राइस होते हैं हैव बीन फिक्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, तो वो फिक्स किए जाते हैं लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ध्यान में रखकर ही हर चीजों के जो दाम है वो फिक्स होते हैं। उसके बाद लॉज हैव बीन पास टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर, कानून जो है वो इस तरीके से पास किया है कि चाइल्ड लेबरिंग जो है वो भारत के अंदर ना हो, यानी 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे किसी भी तरीके का जो वर्क है, लेबरिंग का जो वर्क है वो ना करवाया जाए। उसके बाद आता है देयर इज नो ड्रैथ ऑफ लॉ, यानी ऐसे कोई कानूनों की कमी नहीं है, अभाव नहीं है, बट दे आर नॉट इनफोर्स प्रॉपरली, लेकिन ये प्रॉपरली तरीके से इनफोर्स नहीं हुए हैं। उसके बाद आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी इज ए क्लियर एग्जांपल ऑफ द सिकनेस ऑफ द गवर्नमेंट इनफोर्सिंग लॉ, कि किस तरीके से भोपाल जो गैस ट्रेजेडी हुई थी इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि गवर्नमेंट की क्या कमियां रही जिसकी वजह से, या फिर उन्होंने ऐसे कानून क्यों पास नहीं किए जिसकी वजह से ऐसी बड़ी ट्रेजेडी जो थी वो देखने को मिली। उसके बाद आता है कि न्यू लॉ हैव बीन फ्रेम्ड टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट पोल्यूशन, और नए कानून बनाए जाने चाहिए ताकि हमारा जो एनवायरमेंट पोल्यूशन है वो ना हो, एनवायरमेंट पोल्यूशन को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये हमारा लेसन था बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट के जो सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवाने के लिए जो कानून है उनके बारे में बताया गया है कि किस तरीके के कानून जो है वो सरकार को बनाने चाहिए ताकि भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे जो इंसिडेंट है वो आने वाले टाइम में भविष्य में लोग उनका सामना ना करें या उनको इस तरीके की घटनाओं का सामना ना करना पड़े, इसीलिए ये चीजें की गई हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका लास्ट चैप्टर था जो आज कंप्लीट हो गया है। इस लेसन की एक्सरसाइज हम करेंगे अपने क्लास रूम वर्क के अंदर, क्योंकि मंडे से आपके स्कूल ओपन हो रहे हैं सभी के। ठीक है, 8 to 12 जो आपकी क्लास है सभी के मंडे को क्लासेस ओपन हो जाएंगी। तो आप हमारी आज ये लास्ट आपकी ऑनलाइन क्लास है, इसके बाद आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं होगी। ठीक है, जो होगा ऑफलाइन में ही होगा। तो मिलते हैं क्लास के अंदर, और बाकी अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। आज मैं आपको इससे पीछे वाली जो हमारे 2 लेसन है 8 और 9 उनकी पीडीएफ भेज देती हूँ, तो वो आप अपनी एफसी में मंडे तक जब आएंगे तो वो कंप्लीट करके लाएंगे। ठीक है, और 10 की भी जो पीडीएफ है वो मैं आज सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं क्लास में। ठीक है, थैंक यू।